नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ में आज चर्चा में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान राजीव खुराना जी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार हैं। बहुत-बहुत स्वागत है राजीव साहब आपका एटीवी पर। हमारे साथ में सनातन ज्ञानवान शान, जो लगातार बढ़ा रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम का काम, सुरजीत सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सेना। बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका एटीवी पर। हमारे साथ में राहुल जयहिंद जी हैं, जो अध्यक्ष हैं श्री ब्रह्म सेना के, शिव तांडव सेना भी चला रहे हैं। राहुल जयहिंद जी, आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, आपका आभारी हूँ मैं। तो अब हम चर्चा में बढ़ने से पहले थोड़ा-सा पीछे युग में चले चलते हैं, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ ज़्यादा दूर निकल जाते हैं, हम भी थोड़ा-सा आज निकल चलते हैं। भगवान प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया और अब वो जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो है रामायण हुआ, वो बच गईं। अगर उनका पुनर्जन्म हुआ होता तो वो कहाँ जन्म लेती? मेरे हिसाब से तो भारत में ही लेती और फिर शायद गुरुओं से राजनीति, कूटनीति, रणनीति सीखने के बाद में शासन भी करती, विश्वास भी दिलाती और फिर शायद उसके बाद में एक समय ऐसा आता कि बदला भी लेती। हालाँकि अब उन पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, शूर्पणखा पर। वो दौर और था, हम वर्तमान में आते हैं। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी पर। मैं भी कभी-कभी भटक जाता हूँ, इधर से उधर चला जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से सीखा, अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रहीं, सीख लिया, शासन किया, जनता का विश्वास जीत लिया। उसके बाद में जो उन्होंने बदला लिया है, क्या किया है, उन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी आखिर किस जन्म का बदला ले रही हैं। तो लोग कहते हैं ना, कैसा बेटा मिला, किस जन्म का बदला ले रहा, कैसा पिता मिला है, किस जन्म का बदला ले रहा है। भई कैसी बहू मिल गई है, कैसी बेटी मिल गई है। तो लोग कहते हैं, ये कहावत है कि भाई किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम? ये सब काम कर रहे हो। हमारी भूल क्या तृणमूल? राजीव खुराना साहब, कैसे देखते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता का ये आने वाला स्लोगन होगा भारतीय जनता पार्टी का, या जनता वहाँ स्वीकारेगी कि हमारी भूल तृणमूल? जी। देखिए, मैं ये यहाँ से शुरू करता हूँ अपनी बात को कि बंगाल को भद्रलोक कहा जाता था। यहाँ पे सिर्फ इन्हीं बंगाली जो लोग हैं, इनके लिए भद्र पुरुष की संज्ञा दी गई है और कहीं नहीं मिलेगी आपको भद्र पुरुष। अब जितना लिटरेचर, जितना संगीत, जितना सब कुछ बंगाल में हुआ है, वो कहीं इतना मिला के भी नहीं हुआ पूरे। लेकिन एक षड्यंत्र बना के इसको आपको पहले बांट दिया, ठीक है। आपको भाषा के नाम पे बांटा, आप भाषा भाषा के नाम पे आप बढ़ते गए। आप आज आपकी भाषा होते हुए भी बांग्लादेश बन गया, वहां भी बंगला, यहाँ भी बंगला। तो इस प्रदेश की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हिंदुओं को संगठित नहीं होने दिया गया। उनको जो पहले लेफ्टिस्ट थे, लाल झंडा वाले, उन लाल झंडाधारियों ने कभी वहां पे इंडस्ट्री नहीं आने दी, कभी बिजनेस नहीं आने दिया, कभी उनको कुछ करने नहीं दिया। क्रिएटिव वर्ड में बंगाली बहुत कामयाब रहे। अब क्रिएटिव जो लोग होते हैं, जो कलाकार लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, ये बड़े भावुक होते हैं। इनको क्या मतलब नहीं रहा, सेकुलर होते हैं ये लोग। इनको तो सेकुलरिज्म की चाशनी चटा के रखी। और इधर बांग्लादेशियों से, बांग्लादेश जो मुस्लिम है वो आते गए, तो दोनों कम्युनिटी के बीच में वो जो गैप था, वो गैप हमेशा रहा, जिसके कारण 71 बल्कि 47 में मैं कहूँ तो बांग्लादेश बना, मतलब पहले पाकिस्तान बना, 71 में अलग होके बांग्लादेश बना। मुद्दा फिर वहीं का वहीं कि जो जो हिंदू थे वो वहां पे उनको कॉर्नर करते गए, वो श्रिंक होते गए। अब वो पहला जो कंट्री में हुआ था, अब स्टेट के लिए हो रहा है। स्टेट में ये हो रहा है कि अब मुर्शिदाबाद देखिए, आबादी 67% मुस्लिम। वहां पे उसकी कहानी मुर्शिदाबाद की ये है, वहां दंगा रुकेगा नहीं, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। वहां पे 2011 में, 2016 में जो कोई सिंह वर्मा थे, जो भी थे, वो जीतते थे।
वो टीएमसी के थे लीडर। जी 2024 में यहाँ पे बीजेपी का बीजेपी के जीते एमएलए। जी अब वो जो 2 बार हारे हुए हैं उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। चौजी सिंगाराम की बात कर रहा हूँ। अब मोहन हालदार है वहां पे। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनका आपसी झगड़ा है एक हिंदू और मुस्लिम वोटों के लिए, जो मुर्शिदाबाद में रहेगा। इनको तो मुद्दा चाहिए था, आपने वक्फ बोर्ड का दे दिया। उससे पहले सीए में इन्होंने ट्राई किया। अगले साल तक ये सुलगता रहेगा बंगाल। मेरी ये जो सोच कैलकुलेशन ये कहती है कि यहाँ पे कभी भी सुख शांति नहीं होगी। जानबूझ के ये किया जा रहा है ताकि बंगला इनको सिंपैथी वोट मिले। क्योंकि आपको अगर लास्ट वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी सबने बोलना है। ये तो क्योंकि बताइए किसके पिछले द्वारा? इलेक्शन में टीएमसी तो बड़े अच्छी जीती, लेकिन ममता बनर्जी हार गई। सो जी गड़बड़ वहां पे पूरी है, और उसी का ये सारे नतीजे हैं जो सामने आ रहे हैं ठीक है। बांग्लादेश में सुरजीत सिंह और साहब, बंगाल में। जो जी राजीव खुराना साहब ने कहा और जो आज का हमारा विषय है, विषय साफ है कि विपक्ष में आतंकियों का डर है या षड्यंत्र है। क्योंकि जब हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों ने और सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो आतंकी हैं जो पश्चिम बंगाल से आए थे, अब विपक्ष उन पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, उस पर बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। ना तो तृणमूल तो बोल ही नहीं रही है, जो बाकी के नेता है वो भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। सिंह साहब क्या कहेंगे कि ये डर है या फिर षड्यंत्र है, या उनको बुलाया गया या लाया गया? और जो राजीव खुराना साहब ने कहा है उसको भी कितना आप साथ में देखते हैं कि ये वाकई में वैसा ही है जो हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दोनों चीजें? जी देखिए केशव जी, राजीव जी ने जो बोला, उन्होंने बोला ना कि ये पूरा राजनीतिकरण के हिसाब से हो रहा है। आज इसमें जो है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल सेंट्रल का तो हर जगह रहता है। जब चीजें बिगड़ती है, स्थिति बिगड़ती है, तो सेंट्रल इंटरफेयर करता है। मगर जो माहौल चल रहा है, जो इतना लेट लपीट हुआ जो है, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए भी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं कि हमें उसका बेनिफिट मिले। न सर, जिस तरह पलायन हो रहा है वहां से, जिस तरह मारकाट हो रही है, जिस तरह हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस पर एक्शन ले सकती है। वहां पे बहुत कुछ हो सकता है। मैं नहीं कर, यही सर बंगाल की बात नहीं कर रहा मैं, महाराष्ट्र में भी 2 बार दंगे होने की पोजीशन आ गई थी, मगर वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। जो भी चीजें जांच के नाम पे होल्ड कर दी गई। तो ऐसे लोग जो इस तरह जो है कोशिश करते हैं कि इस तरह का माहौल खराब करें, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो जो है। और जो नेता, जो चाहे विपक्ष का हो जाए, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी आपस में कोई लड़ता नहीं जब तक उसमें राजनीतिकरण होता नहीं है। तो ठीक है, राजीव जी बिल्कुल ने आप सही चाहते हैं और आपके सवालों को हम जो है डॉक्टर अबीरुल मलिक तक भी लेकर के चलते हैं, लेकिन अभी राहुल जय हिंद जी हैं, जो अध्यक्ष जी हैं श्री ब्रह्म सेना के। राहुल जय हिंद जी, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, भारत के अंदर ही हो रहा है, उसको लेकर के तमाम हिंदू संगठन हैं, तमाम और भी संगठन हैं, उसके साथ में जो पार्टियां ये दम भरती हैं राष्ट्रवाद का, और उनके हाथ में शासन, सत्ता, शक्ति सब कुछ है, झोंक सकते हैं एक बार में, लगा सकते हैं एक बार में पूरी ताकत के साथ में। जी जी भैया, मैं आपको बताऊं, विपक्ष के किसी नेता ने बंगाल के अंदर आवाज नहीं उठाई कि हिंदुओं के साथ में ये शोषण क्यों हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश का कुंभ हुआ, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा था कि कुंभ में पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कुंभ में पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अब ये विपक्ष के नेताओं के मुंह में दही क्यों जम गया है कि बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये जाति समुदाय के लिए किया जा रहा है। और मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी, आप ये सही नहीं कर रही हैं। आप वोट बैंक की खातिर, एक कुर्सी की खातिर हजारों सनातनियों को आप, हजारों हिंदुओं को आप पलायन करा रही हैं। ये वोट की राजनीति नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड को किससे नुकसान है? ये माफिया, ये मौलाना लोगों को नुकसान है। ये बड़े बड़े ओवैसी जो बयान देते हैं कि हिंदुओं के ऊपर, तो ये मौलाना ही ये साजिश का शिकार कर रहे हैं भारत को आग में झोंकने का। जी ठीक है।
हमारे साथ में पंडित जीत कुमार पांडे जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीएसएस परशुराम सेना के। पंडित जी, वही आपसे सवाल है कि जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, उस पर विपक्ष मौन है। आतंकियों की पहचान जो है राष्ट्रीय एजेंसियों ने कर ली है, तो अब इंतजार किस बात का है? क्या वो बाहर निकल गए पहले हैं? तो मैं क्या माफी डर है चाहूंगा, आपको थोड़ा कि लेट आने के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम से लेट नहीं आ पाया मैं। जी, जी। जी बोले। जो आतंकी हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। क्या वो अब बंगाल चले गए हैं या फिर पश्चिम बंगाल में हैं, या वो मौका देख रहे हैं? जैसा कि बताया गया था, बहुत सारे जो पीड़ित थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से बीएसएफ को जाने दो, जो तुम्हारी बाप है, उसके बाद में हम तुम्हें बताएँगे कि हम क्या हैं। फिर से हम लूट-पाट करेंगे, फिर से तुमको मारेंगे। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है? क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देना चाहिए? क्या वहाँ पर पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं वहाँ पर करना चाहिए? जी। आपको बता दूं कि जो ममता बनर्जी की सरकार है, मेरे समझ से प्रधानमंत्री जी को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन, जो भी आतंकवादी, जैसे विपक्ष इस समय एकदम शांत पड़ा हुआ है। अभी आपको बता दूं, यूपी के संभल में दंगा हुआ था, सब लोग छाती पीट रहे थे, छाती पीट कर रो रहे थे। अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी, अन्य विपक्ष की पार्टियां रो रही थी। हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम हुआ पश्चिम बंगाल में, तो पार्टियां वहां क्या कर रही हैं? हिंदू, ये हमको लगता है विपक्ष को हिंदू का वोट नहीं जाता है, सिर्फ मुसलमानों का वोट जाता है। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री को और केंद्र की सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और जो लोग वहां हिंदुओं का घर जलाया है, हिंदुओं का मारकाट किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है, वैसे पश्चिम बंगाल में बुलडोजर चलना चाहिए। और कहीं भी भागे, वो बंगाल में भाग जाए, बांग्लादेश में जाए, कहीं भी जाए, उनको घसीट कर यहाँ लाना चाहिए हिंदुस्तान में, उनको फांसी चढ़ा देना चाहिए। जी, ठीक है। हमारे साथ में पंडित राजेश अग्निहोत्री जी हैं। राजेश जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? जी हाँ, आ रही है। जी, स्वागत है आपका एटीवी पर। आप हमेशा बात रखते बहुत हैं, बड़े मंचों पर भी आप बात रखते हैं और आप जो है हिंदुत्व की बात करते हैं। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसके लिए क्या हिंदू संगठनों को भी अब एकत्रित होकर के वहाँ नहीं जाना चाहिए, हाल नहीं पूछना चाहिए? और जो आज जातिवाद को लेकर के जो विपक्ष कह रहा है कि इनमें आप देखिए, उनमें भी दलित ढूँढा जा रहा है, उनमें भी जातियाँ ढूँढी जा रही हैं। मतलब अभी भी जो विपक्ष है, वो बाज नहीं आ रहा है इस बात से। मतलब आतंकियों पर कोई बात नहीं हो रही है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने साफ किया है और जो क्लैरिटी दी है कि भई आतंकवादी हमला था, ये हमला ही आतंकवादी था। ये तो कोई हिंदू मुस्लिम वगैरह नहीं था, ये तो हमला ही आतंकवादी था, पूरी तरह से सुनियोजित रचा हुआ। और वो भी पश्चिम बंगाल के एक बैन आतंकी संगठन, उनके ही देश में एक बैन संगठन के द्वारा पश्चिम बंगाल में हमला हो जाता है। मतलब जो बांग्लादेश में भी बैन हो चुके हैं, वो आतंकी हमारे देश में पल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बुला कौन रहा है इन्हें? जी, राजेश अग्निहोत्री जी। देखिए, इसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी। कि जब कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए जब हम आगे स्वयं बढ़ेंगे तो हमारे पीछे चलने वाले 10 और लोग हो जाएंगे। मैं वहाँ के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, वो अब इतना मारकाट जब वहाँ पर हो रहा है, तो वो किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वहाँ पर हिंदू अगर वहां का हिंदू क्या बांग्लादेश की स्थिति जैसा जो है इंतजार कर रहा है क्या? वहां का हिंदू खड़ा मरना तो एक ही बार है ना, 10 बार तो मरना नहीं है। और मरना है 10 सौताले के अंदर रहेंगे तब भी मरेंगे, तो मार के मरो ना फिर। भाई हम अपनी सुरक्षा तो कर ही सकते हैं ना। जी। अपनी सुरक्षा करने के लिए तो हमको संविधान ने भी हमें दायित्व दिया है, अधिकार दिया है। कल मैं एक डिबेट में था एक चैनल पे, तो वहां भी अब जैसे राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इसके पक्षधर हम भी हैं, परंतु राष्ट्रपति शासन 6 महीने से अधिक भी लगाना संभव नहीं है। तो ठीक है। मैं तो ये डॉक्टर कह रहा मलिक हूँ हमारे कि साथ में हैं। जी, इसको जी। मैं सारे सवालों के जवाब उनसे ले लेता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब आप कहते हैं कि जो निहत्थे नागरिक हैं, वो लोग अब वहाँ मारकाट शुरू कर दें। लेकिन वहाँ जब खुद पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ के पुलिसकर्मियों ने जो है कहा है, बताया है। डॉक्टर मलिक, आपका एटीवी पर बहुत-बहुत स्वागत है और आपने जैसा सभी पैनलिस्टों को सुना है आपने पूरे ध्यान से।
और मैं चाहता हूं कि आप क्रमवार आप इनके उत्तर भी आप दें कि क्या संभव है वहां निहत्थे नागरिक क्या अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं क्या, जब पुलिस वाले खुद ही उनके हथियार छीन लिए जाते हैं? जी जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय पश्चिम बंगाल का है, तो पश्चिम बंगाल में किसी तरीके का किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। नंबर दो, जहां तक विषय केंद्र सरकार का किसी प्रकार का रोल ना है और ना ही हो सकता है, क्योंकि राज्य सूची के अंतर्गत आता है वो विषय। लॉ एंड ऑर्डर का इशू पूर्ण रूप से राज्य सूची के अंतर्गत है, केंद्र सूची के अंतर्गत कतई नहीं आता, यूनियन लिस्ट में नहीं है, करंट एक प्रकार से करंट लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट इशू है। तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से ये गृह मंत्रालय जो पश्चिम बंगाल का है उसके अंतर्गत का विषय है। और होम सेक्रेटरी हो पश्चिम बंगाल का, चीफ सेक्रेटरी हो, एडिशनल होम सेक्रेटरी हो, एक प्रकार से डीजीपी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, एसपी डीसी हो, पुलिस प्रशासन हो, एसएचओ हो, कांस्टेबल्स हो, पुलिस थाने हो, चौकियां हो, ये पूर्ण रूप से ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र का विषय है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी हैं। मैं सोचता हूं ममता बनर्जी को इस विषय में जवाब देना चाहिए और पूर्ण रूप से ममता बनर्जी को इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी इस्तीफा यदि आपसे एक सवाल है, बंगाल की जनता राज्य का जी, आपसे एक सवाल है। एजेंसी ने साफ क्लियर किया है कि वहां मामला आतंकवाद का है, आतंकी हमला हुआ है। आतंकी जब हमला होता है तो हमारे देश के गृह मंत्री के जो है अंडर में वो मामला चला जाता है। वहां पर पश्चिम बांग्लादेश के एक बैन आतंकी संगठन के आतंकियों ने हमला किया है, ये वहां पर हुआ है। तो अब ऐसे में तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा, ना कि राज्य सरकार को। ये तो मामला भारत सरकार के अधीन चला गया है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं, नंबर एक, बिल्कुल बिल्कुल, यही देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। नंबर एक तो लोकल पुलिस उस विषय को देखती है, उस विषय पे एफआईआर दर्ज होती है, सारी चीजें होती हैं, तो लोकल पुलिस के अंतर्गत आता है पूर्ण रूप से। और लोकल पुलिस क्या कर रही है इस विषय पे इन्हें जवाब देना चाहिए, पश्चिम बंगाल की सरकार को उत्तर देना चाहिए। मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार फेल है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार फेल है और स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल राज्य नहीं संभल रहा है, वहां की लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रही है। और ये पूर्ण रूप से अगर किसी की गलती है तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की गलती है, ममता बनर्जी का फेल्योर है। और ममता बनर्जी पूर्ण रूप से जिहादियों को संरक्षित और प्रोटेक्ट करने का और प्रमोट करने का काम कर रही है। और उसके साथ साथ आतंकवादियों की बात हो, जिहादियों की बात हो, कट्टरपंथियों की बात हो, पूर्ण रूप से वो ममता बनर्जी की शरण में पल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार की शरण में पूर्ण रूप से पल रहे हैं। और ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल के भीतर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का काम कर रही है, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। राजीव, आप उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी नंबर आएगा, आप तक आएंगे राजेश जी, आप तक आएंगे, आप तक आएंगे, आप इंतजार करें अपनी बारी का, आप तक भी आएंगे। राजीव खुराना साहब, क्या आपको लगता है जो विषय हमने आज रखा है ये विषय बिल्कुल अलग है? इसलिए भी अलग है कि विपक्ष में आतंकियों का डर या षड्यंत्र, मतलब मामला साफ है कि ये भारत सरकार का मामला है और उनको अपने संज्ञान में लेकर के अपनी तरह से इनको बजाना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि आतंकी अभी भी पश्चिम बंगाल में है। कितना खौफनाक है, कितना खतरनाक है। एक आतंकी जब घुस आता है, कहीं पता चलता है तो सर्च अभियान शुरू हो जाता है। और यहाँ तो ये पता लगा है कि 30-35 आतंकवादी हैं पश्चिम बंगाल में। कितना भयानक है, कितना, क्या डरना नहीं चाहिए? वो भी बैन, मतलब बांग्लादेश में जो बैन हो चुके हैं, आप सोचिए कि वो कितने खतरनाक होंगे। इसके बारे में एक बार ये सोचना नहीं चाहिए? आप ऐसे इसको सोचिए कि बांग्लादेश में जो खतरनाक संगठन है और उसको बैन किया गया है, वहां के बैन आतंकी पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं? और एक आतंकी से इतना डर होता है, तो आप सोचिए 35-35 आतंकवादी अगर पश्चिम बंगाल में खुलेआम घूम रहे हैं, तो क्या इनसे देश को डरना नहीं चाहिए? क्या आप भारत सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए कड़ा? जी, सीधा सवाल जी, आपका ऑडियो बंद। और टेररिस्ट अटैक होता है तो एक उसमें ये नहीं देखा जाता कि सामने कौन मर रहा है। सेलेक्टिव टेररिस्ट अटैक जो है वो, अब देखिए मुंबई में हुआ, मुंबई में जो हुआ, जो कसाब और उसकी लोगों ने गोलियां चलाई, उसमें ये थोड़ी था कि सारे हिंदू मर रहे, और भी लोग मरे। अच्छा, तो ये क्या होता है कि सेलेक्टिव टेररिज्म जब आता है तो इट मीन्स है प्री प्लान्ड। जब प्री प्लान्ड आता है और विदेश की धरती से आता है तो स्टेट का मैटर नहीं रह जाता, ये सेंटर का मैटर है, पहली बात। और सेंटर अगर कहे कि मुझे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना, 2 बार लगा चुके हैं, JNK में लगा चुके हैं, मणिपुर में लगा चुके हैं। तो इसलिए ये तो है नहीं कि हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे।
आपने 2 बार लगाया, तीसरी बार भी लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये सेलेक्टिव, क्योंकि टेररिज्म अटैक है। आपको मैं याद दिला रहा हूं कि एमपी के अंदर एक नक्सलाइट अटैक हुआ था, जिसमें कांग्रेस के पूरे विद्याचरण शुक्ल वगैरह सारे लीडर एक सब मर गए थे, सिर्फ 2 लोग बचे थे, जोगी और उसका बेटा। तो क्वेश्चन उठे थे ना कि ये सेलेक्टिव अटैक। एक दिल्ली के दंगों में, आप पॉइंट नोट करते जाइए सब लोग, दिल्ली के दंगों में, सीलमपुर के दंगे में, जिस दिन ये दंगा होना था उस दिन एक कम्युनिटी के बच्चे स्कूलों में नहीं गए, एक कम्युनिटी के लोग जो थे उनकी गाड़ियां नहीं थी वहां। इट मीन्स प्री प्लान। थर्ड, संभल, जब संभल हुआ और अभी अभी ये जो अटैक हुआ है, उस दिन सारे, इसका मतलब जिसको आइडिया मिल जाता है कि आप अपने बच्चे बाहर मत भेजें, आप स्कूलों में मत जाएं, आज ऑफिस ना जाएं, दुकानें ना खोलें, सेलेक्टिव अटैक होगा। मैं ये कह रहा हूं, ऐसे ही हरियाणा में जाट आंदोलन। तो ये सेलेक्टिव टेररिज्म, सेलेक्टिव अटैक हमेशा होता रहा है, इस बात को सेंटर डिनाई नहीं कर सकता। एक जी। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल को आप गौर से देखिए, जब पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने विधानसभा में बंगाल डिक्लेयर करा था, पश्चिम वर्ड हटाया था, तभी उसकी इंटेंशन क्लियर थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पे। जी। आज उसका नाम बंगाल है, पश्चिम बंगाल नहीं है ऑफिशियली। बंगाल। जी। जी हाँ। अब मैं बताता हूँ कि बंगाल में चल क्या रहा है। सॉरी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, आप ऊपर देखिए बांग्लादेश, वहां बंगाली हैं। अगर वो बांग्लादेशी बंगाल में आ जाते हैं, यहाँ भी बंगाली हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम रहन सहन है, सेम सब कुछ है। एक आपको पिछला एक एग्जांपल देता हूँ। 60% पंजाब 47 में पाकिस्तान में रह गया था। केपीएस गिल ने, जब उससे पहले टेररिज्म पंजाब में संभल नहीं रहा था, तो केपीएस गिल ने क्या किया? केपीएस गिल ने, जो मलेरकोटला का एरिया लगता है पंजाब पाकिस्तान के साथ, उसने वहां की नाड़ काट दी, और पाकिस्तानी जो सिख वेश में यहाँ अटैक करते थे, अटैक करके चले जाते, उसको उसने खत्म किया। उसने आम लोगों को नहीं मारा। तो सेलेक्टिव अटैक को सेलेक्टिव तरीके से निपटाया केपीएस गिल ने। ठीक अब है। बांग्लादेश में, जी। बंगाल में भी यही स्थिति है, जी। सेलेक्टिव ही जाके इनको निपटाना पड़ेगा। ये मेरे वर्ड। सुरजीत जी, जो आपने सुना, राजीव खुराना साहब ने बताया कि भाई पहले तो लोकल ने रेकी की है, जो बाहर से लोग आए हैं वो तो आतंकी हैं ही, और वो खूंखार इतने हैं। आप सोचिए कि जो खुद एक इस्लामिस्तान जो बन चुका है बांग्लादेश, वहां अगर बैन हो जाएं आतंकवादी, तो आप समझिए कि वो खूंखार हैं पूरी तरह से, मतलब चीड़-फाड़ करने वाले। उनको बुलाया नहीं गया तो रेकी की नहीं गई। किसको पता था, उनको कैसे पता है कि ये मोहल्ले जो है वो एक खास एक कम्युनिटी के हैं, खास धर्म के हैं, और उन्हीं पर केवल आक्रमण करना है, वहीं लूटना है, लूट-पाट करनी है। मतलब वहाँ उन्होंने चेन, बिछुए, पता नहीं क्या-क्या जो आभूषण होते हैं महिलाओं के, वो लूटे हैं, और हत्याएँ जब मतलब ज़रूरत पड़ी। आप समझिए कि भारतीय सेना के एक सैनिक का घर पूरा फूँक दिया, और जो दिखाया भी गया। मतलब उनके अंदर कोई डर नाम की चीज़ नहीं है, और बोल करके भी गए कि तुम्हारे बाप बीएसएफ अगर यहाँ से जाएँगे उस दिन हम तुम्हें बताएँगे। मतलब वो अभी भी बंगाल में हैं। ऐसा राजीव खुराना साहब ने कहा कि ये मेंटालिटी भाषा को लेकर कि भाषा के नाम पर हिंदी वालों से नफ़रत और बंगाल से प्रेम, वो ऐसे दिखता है कि जैसे बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो समाहित उनको कर रहे हैं, मिला रहे हैं, और भाई-भाई, मतलब बंगाली भाई-भाई, ये वाला प्रेम, कि बंगाली भाषा से प्रेम हो गया है। जी। सर, देखिए जो है, जहाँ बात आ रही है आतंकवाद की, तो वहाँ पे हमारे सेंटर, देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर उन्होंने रेकी की होगी तो हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, अगर उनको पता है कि इस तरह की, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं जब इस तरह का सब जगह पूरे देश में, जो अभी हम बोलते हैं ना कि हमारा रक्षा जो प्रणाली है बहुत हाई लेवल पे है, तो इतनी अगर आतंकवादियों की बात करें, तो अगर रेकी हुई है और इस तरह का नरसंहार हुआ है, तो हमारी खुफिया एजेंसियां कर क्या रही थी? और अगर हुआ, अभी भी हम लोग ना, हमें सबसे पहले, हम हिंदू संगठन चला रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने, अगर हिंदू भाइयों के ऊपर टारगेट करके किया जा रहा है, तो हमें उनको सेव करना है कि कैसे सेव किया जाए, वो देखना है। सरकार, अगर ये स्टेट, अगर इतना बड़ा मामला चल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट का
है नहीं कि मामला कि स्टेट गवर्नमेंट हम ममता बनर्जी के ऊपर अटैक करें। ममता बनर्जी तो ठीक है, सब जानते हैं ममता बनर्जी के बारे में, और कोलकाता बंगाल के बारे में भी लोग जानते हैं। क्या हमेशा चलता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी जो मेन मुद्दा है कि हम हमारे जो हिंदू भाई फंसे हुए, जिनके साथ जी, गलत हो रहा है, अभी भी जो पलायन कर रहे हैं, वो स्थिति को रोकी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जी, को जो है उसमें पूरा इंटरफेयर करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है, स्टेट में कुछ नहीं करने वाली, पर यहाँ तकलीफें हमें हो रही हैं, हमारे हिंदू भाई पलायन कर रहे हैं। हाँ, अगर नहीं हो पा रहा है उनसे, हम तो बोलते हैं इतने हिंदू संगठन हैं, सब आ जाते हैं मैदान में जब छोटे छोटे मामले होते हैं। मैं तो बोला सारे हिंदू संगठन पूरे देश की इकट्ठा हो, सरकार से जो नहीं हो पा रहा है वो करे ना, कम से कम अपने हिंदू भाइयों को सेव तो करे लेकिन वहां पे। यहाँ मामला सिंह साहब सिलेक्टिव टेरर अटैक का है, जो राजीव खुराना साहब बता रहे हैं, और दूसरा कि ये बड़ा खतरनाक है जिस विषय को हम चला रहे हैं। पंडित अजीत कुमार पांडे जी, यहाँ जी मामला सुनियोजित जो है वो भी सिलेक्टिव टेरर अटैक का है। जो आतंकी घटना हुई है, एक तरह से ही आतंकी घटना है। तो कैसे आप इसे देखते हैं, कैसे आप पार पा पाएंगे? यहाँ पर जो है सरकार भी वहाँ कुछ नहीं कर पा रही है, इसे ऐसे देखें क्या? जी। इसलिए नहीं कर पा रही है सरकार, आपको बता और दूं दूसरा कि चुनाव आ देश रहा है, चुनाव से पहले क्या हिंदू वोटरों को भगाने की ये साजिश है कि हिंदू वोटर भाग जाएगा? वोट करेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो ये दम्भ भरती है कि हम आएंगे तभी हम करेंगे, तो वोट कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आएगी, कार्रवाई होगी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये वोटरों को भगाने की, हिंदुओं को भगाने की, जो वोटर है हिंदू जो वोट करेगा उसको भगाने की भी तो ये साजिश हो सकती है। इसको रोकने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना चाहिए। जी, देश में देश गुलाम कब हुआ और कैसे हुआ? जैसे कुछ गद्दार, ये आतंकवादी आए कहां, शरण कहां से लिए? जो हमारे देश के गद्दार हैं उन्होंने शरण दिया वहां पर पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में अगर उन्होंने शरण दिया तो आतंकवादी हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, लेकिन वहां जो कत्लेआम हुआ सिर्फ हिंदुओं का हुआ। तो कहीं ना कहीं से मुस्लिम इस्लामीकरण है। ये आतंकवादी, मैं मानता हूं आतंकवादी है, लेकिन इस्लामीकरण है। ये टारगेट करके हिंदुओं का कत्ल किया गया, उनका घर जलाया गया। तो हमारी सरकार को शांत नहीं बढ़ना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि इनको लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना है, तो ये ठीक है चाहते राहुल होंगे कि जैन जी, हिंदुओं को यहाँ से भगाया ठीक जाए, है, ओके। इनका कत्लेआम राहुल किया जैन जी, जाए। 30 सेकंड जी में आप जी जो है कंप्लीट करें। जो सभी ने कहा है वहाँ सिलेक्टिव टेरर जो एक अटैक जो हुआ है, इसको लेकर के आप मानते हैं कि राष्ट्रीय जो है केंद्र सरकार अब एक्शन में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर हिंदू एकदम असुरक्षित ही है। एकदम केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और जो भी एक आतंकवादी मिनट आए एक हैं मिनट उनको ऐसे ना बोलने छोड़े, का उनका इनकाउंटर जी, करे, उनको यही शूट करे और यही शूट करके यही दफनाए। अजीत जी आप तक आते मैं हैं। जी राहुल भैया जैन जी। एक सेकंड में बताता हूँ। हमें केंद्र सरकार के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जितने हिंदूवादी संगठन चल रहे हैं, अधिकतर उन्होंने संगठन परिवार के लिए बनाए हैं। उन्हें ये नहीं नहीं तो वो सरकार छूट दे रहे हैं, मैं सरकार छूट दे तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। ये हिंदुओं के आतंकवादी भाग ऊपर जाएंगे, अत्याचार हो रहे अपने हैं। बिल में घुस जाएंगे आतंकवादी ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी हिंदूवादी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर सब आइए, मैं आपके चलिए नीचे ठीक है, बैठने को समय तैयार समय हूँ। कम है, अब इसमें सभी के बंगाल जवाब के ले अंदर लेते हैं। और सबसे बिल्कुल पहले बहुत जो घुसने का कोशिश बड़ी करूंगा। बात है कि राहुल जैन ने जो बात कही है कि हिंदू संगठनों को अब अपने हाथ में ले लेना चाहिए। संगठन बनते ही इस दिन के लिए हैं। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो ये जो संगठन जो दम्भ भरते हैं कि हम आपको बचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए और हम बड़ा संगठन है। डॉक्टर मलिक से पहले कोई हम नहीं जो है जवाब बचाएगा, लेते कोई हैं, नहीं और बचाएगा। उसके बाद में मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा और राजीव खुराना साहब का जो है क्लोजिंग कमेंट में लूंगा। जी मलिक साहब। जी नहीं, देखिए, ना हिंदू संगठनों को टारगेट किया जाना चाहिए कि हिंदू संगठन करें। मैं समझता हूं ना केंद्र सरकार के विषय पर बात की जानी चाहिए। बात उनकी की जानी चाहिए जिनके हाथ में राज्य की सत्ता है, जनता ने जिन्हें जिम्मेदारी दी है, अपनी वोट के माध्यम से चुनने का, जिन लोगों को काम दिया गया है, और उसके साथ साथ मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर चुनने का ये काम किया। पूरा षड्यंत्र चल रहा है भाजपा के खिलाफ। तृणमूल जी कांग्रेस राहुल जी, आप मलिक जी का कमेंट आप पूरा होने दीजिए ना। आप उनका कमेंट आप पूरा होने राहुल दीजिए, जी, या तो उसके आप बाद बोल में आप। लीजिए, मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, आप बोल लीजिए। जी मलिक जी कंटिन्यू आप प्लीज। बोलिए। जी कंटिन्यू प्लीज। मलिक जी नहीं, कंटिन्यू। चक्कर ये है, ये पश्चिम बंगाल सरकार पर चर्चा करना नहीं चाहते।
केंद्र सरकार एक ही पश्चिम बैंड सब बंगाल लोग में बजाए जा कैसे रहे कर रहे हैं। हैं पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार है उस पर बोलो ना भाई। पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी भाई? है? ममता जो कर रही है बहुत गलत कार्य कर रही है हिंदुओं के साथ में। लॉ एंड ऑर्डर इसको किसके इसकी हवाले औकात होना दिखाई चाहिए? जाएगी। इसको जूते लेके मारा जाएगा बंगाल के ही अंदर। हम जैसों को मौका दिया जाए। राहुल जी, आप भाषा का थोड़ा सा आप ख्याल रखें प्लीज। ये कौन है भैया? क्या ये किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? एक बार पहले तो स्पष्ट करें। मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आखिर का शब्द जी सुना। मलिक जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? कौन है ये? जी जी, कंटिन्यू। जो सवाल जो राजीव खुराना साहब ने उठाया था सुरजीत जी ने, मैं चाहता हूं कि आप उसे 30 सेकंड में आप जो है ये क्लैरिटी लाएं अपने जवाब में कि जो आतंकी हमला है वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर हो गया है सीधा मामला, तो अब ऐसे में केंद्र सरकार, आप कितनी बार राज्य सरकार को घेरेंगे? राज्य सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। आप बार बार राज्य सरकार, उसके अब पैर पकड़ के हिंदू गिड़गिड़ाएं क्या? क्या चाहते हैं आप? जी, आप सीधा सा ये कहिए ना कि उनके पैरों पर गिर जाएं। जी जितने तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कोई राज्य सरकार बात ही नहीं करना चाहता। ममता जी, बनर्जी मुख्यमंत्री है, उनको नहीं कहेंगे। तो आतंकवादी घटना के बारे में कौन बात करना चाहेगा? आतंकी ये घटना कहेंगे देश के घटना के प्रधानमंत्री को। लिए हम केंद्र तो का कर रहे हैं। साफ हम इस तो पे वहां आपने, सकारात्मक विपक्ष की आप तो भूमिका संविधान में हैं। संविधान चिल्लाते हैं, अधिकारी जी के नेतृत्व में तो जमीनी आप स्तर तो पर संविधान काम कर रहे संविधान हैं। चिल्लाते हैं। हमारे कार्यकर्ता शहीद हो रहे हैं ठीक है, मैं पश्चिम सुरजीत बंगाल सिंह में। नहीं, साहब से संविधान चला गया, अब संविधान खत्म हो गया, अब संविधान किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सुरजीत सिंह साहब, जहाँ संविधान ही खत्म हो जाए वहां तो केंद्र को अपने हाथ में ले ही लेना चाहिए। क्या चाहते हैं कि हिंदू पैरों पर गिरे, गिड़गिड़ाएं, माफी मांगे कि भैया आप जैसे चाहो, आप हमारी इज्जत लूट लो, आप हमारा पैसा लूट लो, आप हमारी जान ले लो, लेकिन हमको बख्श दो। मतलब किस तरह से गिड़गिड़ाया जाए भाई, जब वो संविधान मान ही नहीं रही हैं और पूरा देश देख रहा है, तो अब तो ये मामला केंद्र में आ ही जाना चाहिए। कब तक हम घेरें? क्या घेरने वाले से काम हो जाएगा क्या? क्या राज्य सरकार को गालियां निकालें? राज्य सरकार को तो हम जानते ही हैं, तभी तो हम बात ये कह रहे हैं कि केंद्र क्यों हाथ नहीं डाल रहा है। सवाल तो वो है। जी जी मलिक जी ने जो स्टेटमेंट दिया अभी कि स्टेट सरकार देखिए केंद्र को हमेशा घेरते हैं। आप मुझे बताइए, जो इलेक्शन हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था ना वहां पे, हमने उनको भी तोड़ दिया था, हिंदुओं ने उनको भी वोट दिया था, तो उनका दायित्व तो नहीं बनता? अब ऐसे कैसे बोल नहीं तो सकते स्टेट पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट? वाले, अगर जी इसी में थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, क्या पश्चिम बंगाल वाले अब ये नारा लगाएं कि हमारी भूल कमल का फूल, मतलब जिन्होंने वोट दिया है? बोलना ही चाहिए। अगर अगर उनके पार्टी के नेता इस तरह की बात रखेंगे तो हमें बोलना ही पड़ेगा हिंदुओं को, उनको, कि भैया हमने भी तोड़ दिया था आपको, आप जीत नहीं पाए, आपकी गलती। जी आप ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। आप उनको संरक्षण दीजिए। जो परेशान है हिंदू वहां पे, ये आपका काम है। आप केंद्र सरकार स्टेट सरकार के ऊपर छोड़ नहीं सकती भैया ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है तो हम क्या करें। आपको करना पड़े, क्योंकि वो जो आज परेशान है उन्होंने आपको वोट दिया था। आप चाहे सर्वे करा लीजिए, वो बोलेंगे वोट दिया था आपको। ये गलत है। अभी मेन मुद्दा यही है केशव जी कि हमारे जो लोग पीड़ित हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन रोका जाए, उनको संरक्षण दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। वहाँ पर राजेश जी 70% हिंदू है। राजेश जी आप इंतजार करें, आप तक भी आते हैं। खुराना साहब, जो सुरजीत साहब ने कहा कि ये जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो आप, राज्य को घेरने से काम होगा ही नहीं। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने मान लिया है, वहां की सरकार ने तो मान लिया ना कि भैया आतंकी हमला हुआ है, वहां की पुलिस ने मान लिया कि हमारे हथियार छीन लिए गए। और कितना माने, और जब वहां की पुलिस, वहां के प्रशासन, वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर जो हम बात करते हैं, तो भैया वहां का तो वो बहुत ही स्लो हो गया है। अब वो तो मान रहा है कि हम तो अपने हथियार नहीं बचा पा रहे, हमें बंधक बना लिया गया है साहब, हम तो मरते मरते बचे हैं। तो अभी इसके आगे क्या, मतलब इसके आगे क्या? चिट्ठी पत्री करें, प्रेम पत्र भेजें, गुलाब के फूल भेजे जाएं? जी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन लेटेस्ट दे रहा हूँ। जो ये काम बीजेपी के स्पोक पर्सन को करना चाहिए था वो मैं कर देता हूँ। परसों रात को देखिए मेरे ऊपर आरोप परसों रात को और नंबर 2, जहां तक बात है पश्चिम बंगाल की सरकार की, जहां पश्चिम बंगाल की सरकार जिसकी है उससे सवाल पूछो। केंद्र सरकार से अगर सवाल पूछ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि सरकार बंगाल में किसकी है। जी ठीक है 10 पुलिस वाले नहीं है पूरे बंगाल में, जी, 10-20 पुलिस वाले कंटिन्यू प्लीज खुराना साहब। परसों रात को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में इसी विषय को लेके मीटिंग हुई है। कल रात को गृह मंत्रालय में इसी लॉ एंड ऑर्डर को लेके मीटिंग हुई है। तो मैं लेटेस्ट आपको बता देता हूँ कि हलचल चल रही है पॉलिटिकल लेवल पे। दूसरा अरे मलिक साहब आप सुन भी तो लीजिए, आपकी भी बारी आ जाएगी। आप तो कह ही रहे हैं, आप तक भी आ जाते हैं। बिल्कुल
मलिक मैंने साहब तो एकदम परेशान है, राणा साहब तो सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आप नोट करके रख लिया करिए ना, आप पेन और डायरी लेकर के आप बैठा करें, आप नोट कर लिया करें, जिस पर आपको आपत्ति है आप उस पर आप जवाब दें। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको पूरा समय देता हूँ ना, अगर कोई बीच में रोकता भी है मैं उसको भी टोकता हूँ, और मैं आपको पूरा बोलने देता हूँ, मैं आपको पूरा बोलने देता हूँ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू राणा साहब। तो ये इसी लॉ एंड ऑर्डर को लेके मीटिंग हुई है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई डिसीजन लेना, बड़ा डिसीजन सेंट्रल ले रही हो। मैं आपको एक थोड़ा सा बंगाल पे एक पॉइंट रखना चाह रहा था। मुझे अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े एक चेहरे हैं, 4 या 5 बार के एमपी हैं, इस बार वो हार गए। हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे रहे, कांग्रेस के थे ऑफ कोर्स, हमेशा वो बात करते रहे बंगाल की, बंगाल अस्मिता की, अपने मुसलमानों के लिए पूरा लड़ते रहे। इस बार क्या हुआ, इस बार उन्हें एक आउटसाइडर, ये बंगला बंगला करते रह गए, एक गुजराती मुस्लिम ने आगे हरा दिया, यूसुफ पठान ने। तो वो रोते हुए जो वर्ड बोले, मैं वो वर्ड सबके सामने रखना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी खपा दी इस कम्युनिटी के लिए, इनके लिए, और इन्होंने बंगला बंगला कुछ नहीं देखा, भाषा पे नहीं गए, मेरे प्रदेश पे नहीं गए, आओ एक आउटसाइडर को जिता दिया, क्योंकि वो एक क्रिकेट प्लेयर एक मुस्लिम था। तो कहने का मतलब बंगाल के अंदर अब जो हालात हैं, वो हार्ट जो टेररिस्ट के जो स्लीपर सेल्स हैं, वो घर घर में दर चुके हैं। सब मौके का फायदा उठाते हैं। जब लूट होती है, अभी जो हमारे सिंह साहब कह रहे थे, सुरजीत सिंह जी, कि जब अटैक होता है हिंदुओं पे सेलेक्टिव, तो लूटपाट कौन करता है, रेप कौन करता है, ये बाकी लोग करते हैं, लोकल, उनको फायदा मिलता है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्लीपर सेल। अब जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पेश नहीं चलती, कोई बंदिश है, कोई आपकी पॉलिसी मैटर है, आप वहां पे अज्ञात बंदूकधारी चल रहे हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं चल रहे बांग्लादेश में? ठीक है, मलिक जी से हम जवाब ले लेते हैं। जी मलिक जी, जो सुरजीत सिंह ने कहा है, जो खुराना साहब ने कहा है, क्या आप चाहते हैं कि अब हिंदूवादी जो संगठन है, जो आपके लिए ही हमेशा काम करते हैं, अगर एक तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, तो ये क्या अब इतना भी अधिकार नहीं रखते कि आपसे सवाल कर सके, केंद्र पर जो है यह बोल सके कि भाई हमारे जो हिंदू भाई फंसे हैं उनको लेकर के आप आइए? क्या इतना भी अब इनको अधिकार नहीं रह गया है? केवल वोट देने के लिए और प्रचार करने के लिए ही इनको केवल रखा गया है कि नहीं, जो हिंदूवादी संगठन हो तो तुम प्रचार करो, सवाल नहीं करना है? जी जी नहीं, देखिए, केंद्र सरकार को जो आवश्यक है वो करना चाहिए, वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार कर रही है, और जो आवश्यक होगा स्टेप लिया जाएगा, कोई इसमें संशय नहीं है। और जहां तक विषय केंद्र सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का, तो निश्चित रूप से जो आवश्यक होगा किया जाएगा। पहले भी हमने बड़े फैसले लिए, 370-35 को हटाने की बात हो, जिसमें कहा गया था कश्मीर घाटी खून से लाल हो जाएगी, हजारों लोगों को मारना पड़ जाएगा, कश्मीर में दंगे हो जाएंगे, एक मच्छर कश्मीर में मरा नहीं, राम मंदिर निर्माण सफलतापूर्वक हो गया, कहा गया था उत्तर प्रदेश में राइट्स हो जाएंगे, किसी प्रकार के राइट उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को सही तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एग्जीक्यूट कराने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं हुआ, और कोई दंगाई किसी प्रकार सामने नहीं आया। जो आवश्यक होता है किया जाता है, बड़े फैसले लेने में किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहती। लेकिन जहां तक विषय, सुन लीजिए, जहां तक विषय पश्चिम बंगाल का, बंगाल में सरकार किसकी है, मैं देखिए जेन्युइन बात कर रहा हूँ, उलझुल बयानबाजी करना मुझे आता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को शौक है उलझुल बयानबाजी करके अपना एक प्रकार से हाई क्रिएट करने का और सामने आने का और उलझुल सवाल करने का। इन्हें जान लेना चाहिए कि बंगाल में जिसकी सरकार है, बंगाल की सरकार ही वहां की पुलिस प्रशासन को संभालती है, और पुलिस प्रशासन ही तय करता है कि लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, और वहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल ये होना चाहिए। और अभी तक डिबेट लगभग 40 मिनट हो चुकी, एक बार भी इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया गया, केवल केंद्र सरकार को रोने का काम यहाँ बैठ के कर रहे हैं कुछ लोग। उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ केशव जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या जो हिंदू संगठन है वो चुप क्यों नहीं रहते? क्या मतलब मोदी जी का आदेश नहीं मिला आपको? पार्टी कहती है कि जो हमें जहाँ जरूरी लगता है वहां जाते हैं, और आप केवल हमारे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए ही बने हुए हैं। क्या ऐसा लिखित लेटर नहीं मिला आपको? जी नहीं, केशव जी, कुछ संगठन है जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, कुछ संगठन जो समाज के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम, अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, मलिक साहब ने बोला हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। सर कब करेंगे? जब 4000 लोग मर जाएंगे तब करेंगे कार्रवाई?
है, इनका इंतजार करें 10 दिन, और 10 दिन में हमारे 4000 लोग और मर जाएंगे, तब कार्रवाई होगी। ये बंगाल सरकार के लिए सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जब बंगाल के खिलाफ कुछ आपको पता है तो आप पे कार्रवाई कर देगी। बंगाल सरकार के खिलाफ ये लग रहा है आपके ऊपर आरोप ये भी है कि सरकार से डर लगता है। ममता बनर्जी पे 4 बातें आप कह नहीं सकते, उतनी क्षमता नहीं है। आपके गृह मंत्री जी, सर आपके जी आपने ममता बनर्जी पर कुछ नहीं बोला अभी तक जी। मलिक साहब मैं बोल रहा हूँ है आपके ऊपर जी। नहीं सर, ममता सर मैं तो बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी पे बात करना कोई मतलब ही नहीं बनता जब वो फेलियर सरकार घोषित हो गई है कि उनके बस की बात ही नहीं है, उनसे बात क्या करें। हम तो बात सेंट्रल से कर रहे हैं कि भैया हमारी हेल्प करो, बढ़िया हाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मदद करे, ठीक है। हमारे हिंदू भाई कोई सवाल कर रहा ही है आपसे जी, क्योंकि अब समय भी कम है। जबरदस्ती केंद्र की सरकार चाहती है कि भैया मुख्यमंत्री बने रहो, हटाना कौन चाहता है? मतलब इस तरह से अगर चीजें हो जाएं कि भाई आप एक काम करिए कि आपको हटाया नहीं जाएगा और आपसे ही जवाब लिया जाएगा और आपको हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक आप जो है, तो मुझे लगता है कि अगला अगर ये बस चल गया तो 4-5 साल तक और मुख्यमंत्री घोषित ही कर देना चाहिए, फिर तो निर्दलीय खड़े ही नहीं होना चाहिए। वहां पर तो मुख्यमंत्री बना दो कि जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक आपको जी मुख्यमंत्री के पद से हटाया नहीं जाएगा। क्या ये कहना चाहते हैं भाई जब फेलियर हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, जवाब लेना है वो जरूरी है। मुख्यमंत्री के पद से आप हटा भी नहीं रहे हैं, बनाए रखे हैं, तो क्या अगले चुनाव के लिए लड़ने की आवश्यकता है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन या फिर वन नेशन नो इलेक्शन, ये वाली चीजें होनी चाहिए क्या राजीव साहब? नहीं, मैं आप लोगों के जो मर्जी आए बोलते जाओ केंद्र सरकार को रोते जाओ बैठ के, और कुछ काम नहीं है। नहीं, ये अपनी अभी तक विपक्ष का जो वो है ना, उससे बाहर नहीं आ पाए कि 11 साल से सत्ता में है। ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना, दूसरे पे आरोप लगाना। अगर स्कूल का टीचर, हमारे कार्यकर्ता मरते हैं, कितने लोग जाके वहां जय श्री राम का नारा लगाते हैं? हम तो लगा नहीं सकते वहां जय श्री राम का, हम यहाँ लगा सकते हैं जो हमारा काम है। मैं ये कह रहा हूँ सब अपना अपना काम करें। जब एक टीचर ठीक काम नहीं कर रहा, उसके लिए फिर उसके ऊपर जो पावर है वो प्रिंसिपल है। आप प्रिंसिपल हो, सेंटर में बैठे हो, अगर स्टेट ठीक काम नहीं कर रहा तो फिर आपका बनता है काम। अगर आप ठीक से नहीं काम करोगे फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आपसे कुछ कहेगा तो आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे इंटरफेयर कर रहा है। हमने भर्ती नहीं करी ना ममता बनर्जी की, हमने भर्ती नहीं करी ममता बनर्जी की। प्रिंसिपल तो टीचरों की भर्ती करने की क्षमता रखता है। ये गलत एग्जाम्पल देके काम नहीं चलता। हमने भर्ती नहीं करी, प्रिंसिपल चलिए और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्ञान समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझेंगे, कुछ भी सवाल पूछते रहो। राज्य से जो है जी, राज्य से उम्मीद नहीं है तो केंद्र को गाली दे लो बैठ के। गाली कोई नहीं दे रहा, ये आपकी सोच है। कोई गाली नहीं दे रहा, आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपको सवाल गाली लग रहे हैं तो भैया सॉरी। ये बंगाल के हिंदुओं की आपको चिंता नहीं है? बंगाल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाती, हाथ खड़े कर देते हैं, हिंदू सरकार देखते क्या कर सकते हैं? तब आज नेतागिरी झाड़ने देंगे, अपनी अपनी नेतागिरी झाड़ने समा जाएंगे। जी मलिक साहब का सवाल बिल्कुल उचित है, मैं सहमत हूँ। जब भी कोई सत्ता में आता है वो सत्ता का हो जाता है। सवाल तो आरएसएस से होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है भरोसा दिलाया था कि आप सत्ता में आप लाइए, हमारी बात आप मानिए। सवाल बिल्कुल मोहन भागवत से होना चाहिए। पूरी आरएसएस जिम्मेदार है इस चीज के लिए। घटना हो रही है, राज्य की सरकार किस लिए चुनी जाती है बताओ पहले। और ये राज्य की सरकार किस लिए चुनी जाती है? केवल राज्य की सरकार किस लिए चुनी जाती है? पुलिस, राज्य की सरकार तो पुलिस को केंद्र सरकार संभालती है क्या? रक्षा मंत्रालय के हाथ में सरकार नहीं काम कर रही है, उसको बर्खास्त करवाइए, राष्ट्रपति शासन लगवाइए, फिर से चुनाव करवाइए। आप सभी का ग्राउंड पर हम काम कर रहे हैं, दिख रहा होगा वो आपको। शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में। मलिक साहब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक बार पुनः फिर बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए और जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो है यहीं नहीं रुकेगा, ये लगातार जो है जारी रहेगा
क्योंकि हम सवाल उठाते रहेंगे, सवाल करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं सवालों से तो भारतीय जनता पार्टी बच रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि हमसे सवाल न उठाए जाएं। हमसे सवाल अगर आप करोगे उससे पहले आप उनसे करिए, क्योंकि हम उनको इसीलिए तो मुख्यमंत्री बना के रखा है, हटाना इसीलिए नहीं चाहते। आप जवाब सवाल करते रहिए, लेकिन क्या सवालों से पेट भरता है क्या? उनसे जिनसे मोहन भागवत की शाखा ने, उन मोहन भागवत की जो है एक तरह से उनके संगठन ने जो वादा किया था हिंदुओं से, क्या भाजपा को लाएंगे सब ठीक हो जाएगा? और वो ठीक नहीं हो पा रहा है। इसके लिए करने पड़ते हैं सवाल। अगर मीडिया ना हो तो आप सोचिए कि क्या हो। सवाल तक नहीं कर सकते हैं। इस देश के जो हिंदूवादी संगठन है उनके ऊपर तो विपक्ष आरोप लगाता ही है, तो क्या केवल वो चुनावी प्रचार के लिए बने हैं आपके लिए कि आपके हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करें? और सवाल की जब बारी आए तो सवाल नहीं करें, सवाल सिर्फ विपक्ष से करें, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। ये कैसा न्याय? ये कैसी पार्टी है? ये कैसा लोकतंत्र है? आप अपने ही लोगों को बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष पर आप ताला डाल के बैठे हैं, पूरा देश देख रहा है। बहुत सारे सवालों पर तो आप नहीं बोलते हैं, ठीक है, विपक्ष भी नहीं बोलता है, लेकिन आप भी कहाँ जवाब देते हैं? आप भी तो इतने ढीठ हो चुके हैं। अगर राहुल गांधी आतंकवाद पर नहीं बोलेंगे तो आप भी तो हिंदुत्व पर नहीं बोलेंगे। आप भी तो हिंदुत्व नहीं, आप चाहते हैं केवल ममता जपा जाए। हिंदुत्व पर बात आप भी नहीं करना चाहते, अगर विपक्ष नहीं करना चाहता है। ये भी तो उतना ही सच है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दर्शक तय करेंगे, उनके ऊपर जो है छोड़ देते हैं, लेकिन ये सवाल अब हर रोज उठाएंगे, तब तक उठाएंगे जब तक इसका जवाब मिल नहीं जाता। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।